जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है ना। इसमें हम लोग PYQ से मतलब जितनी भी जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से, IAS से, UPSC से, छत्तीसगढ़ PCS से, यानी कि PCS और IAS लेवल के एग्ज़ाम तक के जो पॉलिटी पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपके साथ वार्तालाप भी करेंगे। कुछ दिन में ही हम लाइव क्लास भी इसकी लेकर आएंगे आपके साथ। ठीक है ना। तब तक आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ बैठ के ये चीज़ सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है ना, सिर्फ रिवीजन करना और पढ़ना है। चलिए देखिए, आज की पहला टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। चलिए, अब भारत के संवैधानिक विकास से शुरू करके हम लोग अंत तक कहाँ जाएंगे? स्थानीय स्वशासन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, प्रश्न विविधता तक, यानी कि कुल 42 टॉपिक हमें कवर करना है और ये 42 टॉपिक हम लोग जल्द से जल्द कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए, पूर्वावलोकन की सीरीज है ये, घटना चक्र की आपकी किसकी है? घटना चक्र की सीरीज है भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन से आपका, और सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के लिए। ठीक है ना। UPPCS मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है इसमें आपके, और ये 1990 से लेकर जनवरी 2023 तक के प्रश्न पत्र भी शामिल है इसमें। तो आपके यानी कि 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए ध्यान से। इसमें कुछ और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे IAS की प्रारंभिक परीक्षा 2011 से 2022 तक कुल 1200 प्रश्न इसमें सम्मिलित है। उसके साथ IAS की प्रारंभिक परीक्षा 1993 से लेकर 2010 तक कुल 2700 सवाल इसमें शामिल है। ठीक है ना। इसी तरीके से और भी जितने भी टॉपिक जहाँ जहाँ से पूछा है, राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड, इन सभी में PCS में जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन सबको कवर किया गया है। ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला, भारत का संवैधानिक विकास जो शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से शुरू होता है, सन 1773 से लेकर 1853 तक। ठीक है ना। इसकी न्यू वैसे दरअसल मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से सन 1599 में ही बन गया था। कितने में? 1599 में ही बन गया था। लेकिन उसके बाद जो असली मतलब उन लोगों ने जब शासन शुरू किया तो वो 1773 से लेकर 1853, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है। रूल रेगुलेशन लेना चालू कर दिया अपने उत्तर भारत में। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो है 1858 से लेकर 1947 तक आपका आता है। ठीक है ना। 1753 से 1853, 1773 से 1853 और 1858 से 1947 तक, आपको ये सन याद रखना है। ठीक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। नोट्स पढ़ेंगे, इतने पॉइंट है आपके, बस इतना और इतना ही पॉइंट है, इस पर कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। चलिए देखिए, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव जो पहला गवर्नर था, उसको क्या नाम दे दिया? गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है। और इसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। और अभी तक ये सवाल कभी पूछा नहीं है कि 4 सदस्यीय कार्यकारी गठन में पहले होने वाले चारों के नाम बताइए, इसलिए ये सवाल आपके आने के चांसेस बहुत अधिक है। ठीक है ना। और कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। जी बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। और गवर्नर कौन था पहला? रॉबर्ट क्लाइव था आपका। ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए, यानी कि जो चारों सदस्य का नाम है, फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, मानसन है और बारवेल है, काउंसिल के सदस्य। यही चारों पे सवाल इस बार बन सकता है आपके IAS के एग्जाम में भी और PCS के एग्जाम में भी। ठीक है। देखिए, नियुक्त हुए सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंटी के सैनिक व असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, यानी कि सैनिक व असैनिक रूप में जितने भी लोग हैं उन सब पे शासन का अधिकार किसको दिया गया है? आपके गवर्नर जनरल को दिया गया है। इसे प्रमुख मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण भी करना था। बिल्कुल। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का, और 1774 में वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में हुई, स्थापना 74 में हुई, लेकिन एक्ट कब आया? 1773 में। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे आपके, एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे थे, बाकी 3 आपके SCL के नाम से फेमस है। ठीक है ना। चलिए,
कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, 1773 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। आपको मेन पॉइंट पढ़ना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सरकार दो रूपों में बट गई। किसमें? दो रूपों में, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद द्वारा कंपनी में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया था? राजनीतिक मामलों में नियंत्रण करने के लिए बनाया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपका व्यापारिक मामले में नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद सन 1786 के अधिनियम के द्वारा 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ठीक है। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। यानी कि कौन सी शक्तियां? एक परिषद निर्णय को निरस्त करना अथवा लागू करने का जो अधिकार था वो, और दूसरा जो सेनापति की प्रधान शक्तियां दी गई वो सबसे पहले किसको मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। ठीक है ना। और सन 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि 1793 में क्या हुआ? 20 वर्ष के लिए कंपनी के शासन को और बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर, यानी कि 1813 में जो 1793 के बाद 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए। किस पे? भारतीयों की शिक्षा पर। भारतीयों की शिक्षा पर, ये नहीं कि भारतीयों को शिक्षा दिलाने पर, नहीं, अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ावा के लिए भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सन 1813 में ही, मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा ही कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी जो कंपनी का भारतीय के रूप में एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। यद्यपि चीन के साथ व्यापार बना रहा कंपनी का व्यापार चीन के साथ बना रहा और चाय के साथ भी बना रहा व्यापार। अब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, अब 1813 के बाद 20 साल बाद 1833, देखिए 1793, 1813, 1833, 20 साल का गैप है। ठीक है। अब 1813 आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कितना बना दिया गया? भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको? भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल। पहले कौन था? गवर्नर था। पहले आपका कौन था? गवर्नर था। बाद में गवर्नर जनरल बनाया गया और बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। 3 पॉइंट। पहला रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स था, तीसरा अपना कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था। ठीक है ना। ठीक। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया सन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। मतलब भेदभाव नहीं था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया। जी हाँ, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण मतलब जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना पूरे भारत का, तो सभी शक्तियां एक में निहित हो गई और वहीं से एक से प्रशासन पूरा चलने लगा जहां जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल पहला था। इससे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद कौन आए? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। यानी कि सन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का सारा व्यापार समाप्त हो चुका था। ठीक है ना। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। राजनीतिक कार्य का मतलब सिर्फ शासन ही करना था उनका मेन मकसद। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। देखिए, मैकाले के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि विधि, सबसे पहले विधि जो मंत्री बनाया गया था, विधि सदस्य जो बनाया गया था, कानूनी सदस्य, वो सबसे पहला लॉर्ड मैकाले था। सन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उसे नियुक्त किया गया। ठीक है। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, क्योंकि पहले तो वो बंगाल का था, छोटे से राज्य का था। उसके बाद उसके हिसाब से बाद में भारत का जब बना दिया गया तो संपूर्ण राज्य में उसका क्या हो गया है? पूरे भारत में कानून बनाने का उसको अधिकार मिल गया। ठीक है। अब इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया।
अब 1853 के यानी कि 33 के बाद 53, फिर 20 साल के बाद 20 साल का गैप है, लेकिन यहाँ 20 साल का गैप नहीं है। 1774, 1784, 86 को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। 74 के बाद 84, 84 के बाद 93 आपको पढ़ना, 93, 13, 33 और 53। ठीक है, 74, 84, 53, 13, 33 और 53 पढ़ना आपको। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, विधायी शक्तियां जो थी वो कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दी गई थी। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण यानी कि कानून निर्माण के लिए गवर्नर जनरल के लिए विधायी परिषद की स्थापना की गई थी, मतलब और लोगों को शामिल किया गया था उसमें, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ सन 1853 में किया गया। किसके लिए? सिविल सेवकों। ठीक है ना, पहले एम्पिरिकल सिविल सेवा करके होती थी, सिविल सर्विसेज होती थी, अब जाके वो बन गया, क्या बन गया है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि IAS। क्या? IAS का एग्जाम बन गया है। ठीक है ना, चलिए, तो 1853 से शुरू हुई है। सन 1861 में जो आपके जो सबसे पहले IAS अधिकारी बने थे, ICS जो अधिकारी बने थे आपके, क्या वो कौन बने थे भाई? बने थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सॉरी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ सिन्हा तो वैसे थे। ठीक, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर आपके। और देखिए निम्नलिखित में से, अब यहाँ तक आपने पूरा नोट्स पढ़ लिया है, पूरा नोट आप यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सवाल पे चलेंगे। सवाल का क्या मैटर है भाई? सवाल का क्या मैटर है? देखिए, सवाल का मैटर ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? भाई सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान सन 1700 किस में किया गया? 73 में किया गया। अब इसका व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिट्स इंडिया में 2 कंट्रोल बने, 2 बोर्ड बने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में कुछ नहीं हुआ था, बस क्या हुआ था? सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रहा, बाकी व्यापार समाप्त, और 1 लाख मिशनरियों को, मतलब 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। ठीक, और चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल को उठा के, बंगाल का गवर्नर जनरल को उठा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना, अब कंपनी का सारा व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। जी हाँ, स्थापना 1774, प्रावधान 1773 में आ गया था। और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रमुख न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, आई होप। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च, पहला ऑप्शन है इसमें, जब भी इस टाइप का सवाल दिया सही है का उत्तर चयन करना है। तो पहला सवाल दिया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1700 कितने में 74 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है ना, तो पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे? नहीं, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं थे। उन 3 अन्य न्यायाधीशों में से जो छोटे छोटे न्यायाधीश बने थे, सर एलिजा एम्पे जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें व्याख्या दिया, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यानी कि पिछले प्रश्न में सारा जानकारी दिया हुआ है। ये आपका RO में पूछा हुआ सवाल है। किसमें पूछा हुआ सवाल है? RO में। पिछला सवाल आपका कहाँ पूछा हुआ था? यूपी PCS मेंस 2010 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं भाई इसके। अब सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट में आया था आपके। ठीक है ना, कहाँ आया था? पिट्स इंडिया एक्ट में, यानी कि ए का दो जहाँ जहाँ है वो सही सही है आपका। ठीक है ना, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे आपके। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम यानी कि चार्टर एक्ट 1773 के थ्रू आया था, यानी कि बी का वन यही ऑप्शन सही, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अब पूरा इसका थ्योरी देखिए, क्या क्या पॉइंट बताया जा रहा है इसमें। देखिए, दिया हुआ है कि नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बिल्कुल सही। पिट्स का भारतीय अधिनियम जो था 1784 नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना बिल्कुल सही।
चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ठीक है ना, 1813 में हुआ था। इंग्लिश मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा भारत सरकार के द्वारा लिया गया, ठीक है ना। वो किसके लिए दिया गया था कि मतलब अंग्रेज अपने यहाँ पर अपना सुव्यवस्थित रूप से मतलब जानकारी इकट्ठा कर सके। उसके साथ साथ 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, पहले कानूनी सदस्य कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किससे और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। भाई अंग्रेजी शिक्षा की नींव आपकी 1813 से चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ गई थी। उसके साथ साथ ये चार्टर एक्ट अधिनियम और इसके बाद 1833 तक अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ, ठीक है ना। यानी कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में भी सही है, इसके द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसलिए चौथे का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। चलिए ये IAS प्री 2018 में पूछा हुआ सवाल है। अब इसके व्याख्या पढ़ते हैं भाई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। किसकी, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी शिक्षा यानी कि ब्रिटेन वाली शिक्षा, अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान को अपनाया गया, यानी कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष। कब, सन 1813 में। आज तो करोड़ों रुपए हो जाएंगे भाई। चलिए फिर 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी, वही 1 लाख रुपए। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, ये 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रिविलियन थे, जो आंग्ल यानी कि एंजलियस्टिस्ट थे, जो आंग्ल शिक्षा के जो समर्थक थे नेता ट्रेविलियन थे। और जबकि HT प्रिंसेप, जो प्रिंसेप था, वो प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे, ओरिएंटलिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, ठीक है ना। सन 1835 से आज तक हमारे देश में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा माना जाता है भाई। भले से हिंदी हमारी मातृभाषा है, सब लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर सारी भाषाएं हिंदी में हो जाएगी, जैसे चाइना ने किया है, अपनी खुद की भाषा ईजाद किया है, यानी कि चाइनीज भाषा में ही वो अपने सभी काम करवाता है, किसी अदर भाषा में नहीं, ठीक है। आपको बाहर अगर आप जाना है तो आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी, बिल्कुल पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन आप अपनी भाषा में भी तरक्की करिए, ठीक है। चलिए भाई, ये आपका IAS में पूछा गया था। अब किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार कर रहा था, बाकी चीज़ें व्यापार छोड़ दिया था। तो ये आपको मालूम है सन 1813 में किया गया था, और एकाधिकार पूरा समाप्त कर दिया गया था सन 1833 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा आपका। और 1813 की व्याख्या पढ़ते हैं भाई। RO के एग्जाम में पूछा हुआ, वो भी मेंस 2017 में। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, यानी कि सिर्फ शासन ही करना था उन्हें। आई बात समझ में? चलिए अब सवाल नंबर 6 पर आते हैं। ये जो उत्तराखंड PCS प्री 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। पूछा हुआ सवाल ये है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को संपूर्ण तरीके से समाप्त किया गया कब, सन 1813 में, ठीक है ना। संपूर्ण मतलब चाय और चीन और चाय के साथ व्यापार जारी रहा, बाकी पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया सन 1813 में। आपके इस वाले अधिनियम में व्याख्या में लिखा हुआ, देख लीजिए, क्लियर। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई 1813 में क्या क्या हुआ, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिपत्य को
चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही। चाय और चीन के साथ व्यापार सही था, लेकिन बाकी सभी व्यापारी अधिकार समाप्त कर दिए गए 1813 में। बिल्कुल सही। इसने ब्रिटिश द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया भाई। ठीक, उसके बाद क्योंकि जब सुदृढ़ तभी करेगा ब्रिटिश राज, यानी कि क्राउन शासन तभी सुदृढ़ करेगा जब उसने व्यापारिक मामले को समाप्त कर दिया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, अभी कंपनी के हाथ में ही था, लेकिन राजस्व अभी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पूरा राइट हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। IAS प्री 2019 में पूछा हुआ सवाल है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश काउंसिल की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश काउंसिल की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन सी 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। 1858 में जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक हो गया क्लियर, यानी कि केवल 1 और 2 सही है आपका। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है ना, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। सन 1833 में। ठीक है ना, क्यों 1833 में, क्योंकि उसी समय कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। ठीक है ना, देखिए चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। 1833 की जो धारा में आई थी वो 87 सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी कारणवश अपनी कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदार हेतु मुख्य धारा बनी। आई बात समझ में, यानी कि 87 जो धारा थी सबसे महत्वपूर्ण धारा थी। आपका एक टॉपिक पूरा तैयार हो चुका है। अब अगली जो टॉपिक रहेगी आपकी, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे और संपूर्ण चीज़ें याद भी कर लेंगे, उसके साथ पूरा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। और इससे पहले एक जानकारी छोटी सी ये कि अब ये क्लास आपके लिए रोज़ उपलब्ध रहेगी IICT क्लासेस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना, इस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी और इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ अब कुछ ही समय के बाद हम लोग इस पर लाइव क्लास भी आएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।